गांव मोहितीपुर का एक 10 किलोमीटर पे इलाका लगता है, खोड़ा। और इसी खोड़ा इलाके का एक सुनसान जगह लगती है, सरे, जहां पे एक लड़के पे ताबड़तोड़ गोलियां चलती और उसकी बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। वहां से जो गुनहगार रहते हैं वो तो वहां से फरार हो जाते हैं, पर देखते ही देखते सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लोग ये जान जाते हैं कि ये लड़का कहाँ का है। उसके गांव, उसके घर ये सूचना पहुंचा दी जाती है कि उसकी हत्या हो चुकी है। जैसे ही गांव के लोग जानते, एक के बाद एक, हर कोई जो जैसे था, जिसके पास जो साधन था, कोई बाइक से, कोई अपनी साइकिल से, कोई ट्रैक्टर से, और कोई तो पैदल ही उस घटना स्थल पे भागने लगता है। और हर किसी की यही कोशिश रहती है कि उसकी पत्नी जो है, उसकी जो बहू है, उसे इस बात की खबर ना लगे ताकि समस्या बढ़े ना। बाकी कुछ देर के बाद जो लड़का मर चुका रहता है, उसकी पत्नी को ये बात पता चल जाती है, और जब पता चल जाती है तो अपनी 3 साल की बेटी के साथ चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, और रो रो के कहने लगती है कि अब वो किसके साथ अपने आगे की जीवन का गुजर बसर करेगी। अब हर कोई परेशान हो जाता है, वो बहू भी अब उस घटना स्थल की तरफ भागने लगती है। तभी एक गांव का लड़का आता है और उसको कहता है कि भाभी, मेरी बाइक पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं। कुछ देर के बाद वहां पहुंचती, जहां सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। अपने पति के शव के ऊपर गिर के वो रोने लगती है और चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, और कहती है कि अब मैं किसके साथ रहूंगी, किसके साथ जिंदगी गुजारूं। इसी में से कोई पुलिस को फोन करता है, पुलिस की टीम आती और डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए जब भेजना चाहती, तो जो पत्नी रहती वो इस चीज से इनकार कर देती और कहती कि मेरी पति की डेड बॉडी तब तक नहीं उठेगी जब तक कि गुनहगार पकड़े नहीं जाए। हर कोई बहू को समझाने में लग जाता है कि ये कानूनी प्रक्रिया है, इसके होने दो। अब तो जो होनी है वो हो चुकी, तुम कानून का साथ दो, गुनहगार एक ना एक दिन जरूर पकड़ा जाए। समझाने बुझाने के लगभग 3 घंटे बाद वो बहू तैयार होती है, पत्नी तैयार होती है। पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए ये भेजती। बाकी जैसे ही 72 घंटे का समय गुजरता है, पुलिस जो सबूत थे, जो साक्ष्य थे, उसको देखते हुए जब गुनहगार को सामने लाती है, जब उसका चेहरा लोगों के सामने आता है, तो वो भी चेहरा उसी भीड़ का हिस्सा था, वो भी व्यक्ति उसी भीड़ का हिस्सा था। और सच जान के हर कोई दंग रह जाता है। तो आखिर ये गुनहगार कौन है, घटना कहाँ की है, इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव आप सभी का यस के वारदात में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है हमारी यस के वारदात तक की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही है। आज जिस घटना को मैं लेके आई हूँ, जिस घटना की शुरुआत होती है, बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है मोतिहारी, और इसी मोतिहारी का एक थाना लगता है चिरैया, और इसी चिरैया थाना क्षेत्र का एक गांव, एक जगह लगती डीही महुआई, और इसी डीही महुआई का एक इलाका खोड़ा मार्ग, खोड़ा मार्ग का एक सुनसान इलाका सरे। इसी सरे में 16 सितंबर की शाम के लगभग 5 बजे एक लड़का अपनी बाइक से बड़ा ही मस्त हालत में गाना गुनगुनाते हुए, मस्ती में, बाइक ज्यादा तेज नहीं चल रही थी, बाइक को लहराते हुए वो जा रहा था। तभी 2 अपाची से लड़के आते हैं, 2 लोग आते हैं, और उसके बराबर में गाड़ी चलाने लगते हैं, उससे कुछ पूछने की कोशिश करने लगते हैं। जो लड़का है वो अपनी बाइक को थोड़ी धीमी करता है और रोक देता है। इसके बाद जो अपाची सवार 2 लोग थे वो भी अपनी गाड़ी को रोकते और एक के बाद एक ताबड़तोड़ उस बाइक सवार लड़के पे गोलियां चला देते। अब लगभग 4 गोलियां उस लड़के को लगती है, वो जमीन पे गिरता है और घटना स्थल पे ही उसकी मौत हो जाती।
जो बाइक सवार थे, जो अपाची से आए थे, वो लोग तो वहां से फरार हो जाते, पर वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती। और जब भीड़ इकट्ठा हो जाती तो हर कोई ये जानने की कोशिश करने लगता है कि ये लड़का आखिरकार है कहां से। तभी उसके जेब से उसका फोन और कुछ उसके पास आईडी कार्ड, आधार कार्ड होता, जिससे कि ये पता चलता है कि ये गांव मोहितीपुर का रहने वाला अमोद यादव या उर्फ प्रमोद है, जिसकी उम्र 28 साल है। अब उसके घर ये सूचना दे दी जाती है, और जैसे उसके घर, उसके गांव ये सूचना पहुंचती, लोगों में कोहराम समझ जाता है। हर कोई घटना स्थल पे भागने लगता है, जो जैसे रहता है वैसे भागता है। और हर किसी की यही कोशिश रहती है कि जो इस अमोद यादव यानी अमोद यादव उर्फ प्रमोद की जो पत्नी, जिसका नाम सुरभिता उर्फ सोनी, उसे ये बात पता ना चले। अब हर कोई उस घटना स्थल पे पहुंच रहा था, तभी ये जानकारी इस सुरभिता को भी लग जाती है। और जब सुरभिता उर्फ सोनी को ये बात पता चलती है कि उसके पति की गोली मार के हत्या हुई, तो अपनी 3 साल की बेटी को लेकर जोर जोर से चीखने लगती है और चिल्लाने लगती है, कहने लगती है कि अब हम किसके साथ रहेंगे, हमारी आगे की जिंदगी कैसे बीतेगी। अपने पति प्रमोद का नाम ले लेके रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। लोग उसे दिलासा देने लगते हैं। बाकी किसी के ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इसे दिलासा क्या दिया जाए। वो भी उस घटना स्थल पे भागने लगते। तभी गांव का ही एक व्यक्ति आता, एक लड़का आता, उसको बाइक पे बिठा के उस घटना स्थल पे लेके जाता, अपनी 3 साल की बेटी के साथ जाती। और जब वहां जाते हो तब तक पुलिस की टीम भी आ चुकी रहती, डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले रही थी। बाकी ये जो सोनी रहती, वो डेड बॉडी को उठाने से मना कर देती, कहती है कि नहीं, हमारे पति को तब तक नहीं उठाया जाएगा जब तक कि आप गुनहगार को हमारे सामने नहीं लाए। अब हम किसके सहारे अपनी बेटी को लेकर जिंदगी जिएंगे। हमारे पति की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई, और आप लोग उसकी डेड बॉडी को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, डेड बॉडी को उठाने नहीं देते। इधर प्रशासन अपनी जो भी बात हो उसके सामने रखती कि आप कानून का साथ दीजिए, पर इधर सुरभिता और सोनी जो रहती है वो मानती नहीं। गांव वाले, परिवार वाले, नात रिश्तेदार सभी लोग समझाने की कोशिश करते हैं, और ये प्रक्रिया लगभग 3 घंटे से अधिक तक चलती है। जब सुरभिता और सोनी मानती है, डेड बॉडी को पुलिस कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती, और साथ ही ये पता करने की कोशिश करती कि अमोद यादव करता क्या था। तो पता चलता है कि ये ब्याज पे पैसे का लेन देन करता है, और इसी पैसे के लेन देन के चलते हो सके इसका कत्ल हुआ। अब पुलिस हर तरह से, हर एंगल से जांच करती, वहां जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, हर सीसीटीवी कैमरे को खंगालती। तभी एक अपाची दिखती है जिसपे 2 लोग बड़ी तेजी से जाते हुए दिखते। बाकी वो इतनी तेजी से अपाची जाती कि साफ ना ही चेहरा दिखता है और ना ही बाइक का नंबर दिखता है। पुलिस भी बड़ी हैरान, बड़ी परेशान। अब अमोद यादव की कॉल डिटेल निकालती कि हो सके किसी से पैसे को लेके, किसी लेन देन को लेके झगड़ा हुआ हो, विवाद हुआ, किसी से बात हुई, तो पता ये चलता है कि अमोद यादव लास्ट बार अपनी पत्नी सुरभिता और सोनी से ही बात की। अब पुलिस सोनी से पूछती कि अच्छा ये बताओ कि लास्ट बार तो अमोद यादव की तुमसे ही बात हुई थी, तो आखिरकार क्या बात हुई थी। बाकी पुलिस भी इस मामले में थोड़ी सेंसिटिव थी, ये सोचने पे मजबूर थी कि एक बहू जिसकी
पूरी तरह से जीवन ही उजड़ चुका है। उसका पति इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। उसके पास 3 साल की बेटी चीख रही है, चिल्ला रही है। उसकी हालत बड़ी गंभीर है। अभी उससे कुछ पूछना ठीक नहीं। फिर भी अब पुलिस को एक गुत्थी सुलझानी थी। वो सुरभिता और सोनी से जब पूछती है कि तुमने क्या बात की, तो पूछती बताती है कि वो बहन के पास गए थे और वहां से आ रहे थे, तो बस मैं जानने के लिए फोन की थी कि वो कहाँ पहुंचे और कब तक आए। जब ये बात पुलिस को पता चलती है, तभी पुलिस से कोई एक व्यक्ति कुछ कान में कहता है। बाकी पुलिस इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिर भी उसे ये मामला सुलझाना तो था। अभी सुरभिता और सोनी की भी कॉल डिटेल निकालती, और जब सोनी की कॉल डिटेल आती तो एक ऐसा नंबर आता जो कि जिसपे सुरभिता और सोनी की लगातार घंटों घंटों तक बात होती थी, रात हो या दिन। और जब इस नंबर के बारे में पता किया जाता है, तो पता यह चलता है कि यह किसी विकास नाम के व्यक्ति का है। और ये विकास नाम का जो व्यक्ति है, सीतामढ़ी का एक थाना लगता है, बेरंग बिना वहीं का ये रहने वाला होता है। गांव इसका नेहरौली होता है। और दरअसल अपने गांव पे ना रह के ये चेतौनी में रहता है। अब जब चेतौनी में रहता है एक किराए का रूम लेके, तो पुलिस अब इस विकास तक पहुंचती। और जब विकास तक पहुंचती, विकास को उठाती, और उठाने के बाद जब शक्ति दिखाती, तो रट्टू तोते की तरह विकास सारी बातों को उगलता है। दरअसल ये जो विकास है, ये सुरभिता उर्फ सोनी, इसका मायके ये बहुआई की रहने वाली होती, जो कि इसी मोतिहारी का एक गांव छोटा सा होता है, जहां की ये रहने वाली होती। और इसी के बहन के ये विकास जो होता है, वो देवर होता है। अब इसकी बातचीत कई सालों से हो रही थी, शादी के पहले से। बाकी इधर जब सुरभिता की शादी हो जाती है, अपने ससुराल चली जाती है, तो इनकी बातचीत कम हो जाती है। बाकी ये बातचीत रुकती नहीं, दोनों बातचीत करते रहते, और समय मिलने पे ये दोनों मिलने जुलने भी लगते। और इनका शादी से पहले से ही संबंध रहता है, दोनों का शारीरिक संबंध भी रहता है। अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, वैसे वैसे आमोद को इस बात का शक हो चुका था कि जो उसकी पत्नी सुरभिता उर्फ सोनी, उसका चक्कर इस विकास से। वो कई बार फोन पे बात करते पकड़ भी लेता है, और ये बार बार धमकाता है कि तुम उसे छोड़, वरना इसका अंजाम बड़ा ही खतरनाक हो। अब अचानक एक दिन सोनी से वो कहता है कि अगर जो तुम उससे बात करना, उससे मिलना जुलना छोड़ती नहीं, तो मैं किसी दिन उसकी गोली मार के हत्या कर दूंगा। और जैसे ही ये बात सोनी जानती, वो तुरंत इस विकास नाम के लड़के से कहती कि या तो वो तुम्हें मार देगा, या तो तुम उसे अपने रास्ते से हटा दो। इसमें विकास कहता कि ये होगा कैसे। वो कहती इसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तुमको जो कैसे क्या करना है वो तुम सोच लो, क्योंकि रहना तो मुझे तुम्हारे ही साथ है। अब इस पे विकास जो है अपने दोस्त गौतम से बात करता है, और गौतम से कहता है कि दरअसल एक व्यक्ति जिसका नाम आमोद यादव उर्फ प्रमोद है, उसको रास्ते से हटाना है, उसको मारना है। अब इस पे गौतम जो कहता है कि ठीक है, मैं एक अपने ऐसे दोस्त को जानना जिसका नाम रंजन कुमार उर्फ गोलू पटेल है। इस पे विकास कहता है कि वो तो लड़का है, अभी कम उम्र है। तो इस पे ये जो गौतम है कहता है कि वो साफ शूटर है और ये काम कर देगा।
बाकी इस काम को करने के लिए पैसे की जरूरत थी। अब ये विकास इस सोनी से कहता है, सोनी के पास लगभग 32,000 रुपए थे। वो कहती है कि ठीक है, मैं 32,000 रुपए रखी, उसको किसी बहाने बुला के और 32,000 रुपए देती। वो ले जाके अब इन शूटरों की व्यवस्था करता। और जो सुरभिता और सोनी, वो कहते हैं कि मैं उसकी लोकेशन देती रहूंगी, उसकी रैगिंग करती रहूंगी और मैं बता दूंगी कि वो कब और कहाँ जा रहा है। अब आता है 16 सितंबर, और 16 सितंबर को सुरभिता को पहले से ही पता रहता है कि वो कहाँ गया और कब आएगा। ये सारी बात फोन पे विकास को बताती रहती है और विकास उन शूटरों को बताता है। तभी जैसे ही वो इस सरे नाम की जगह पे पहुंचता है, सुरभिता उसे फोन करती है, पूछती है कि तुम कहाँ हो। तो बताता है रास्ते में हो, कुछ देर में पहुंच जाएंगे। इस पे वो कहती है कि हमेशा झूठ ही बोलते रहते, कभी तो सच बोल लिया करो, एग्जैक्ट बताओ कि तुम कहाँ। बताता है और जैसे ही वो अपना लोकेशन शेयर करता है, लोकेशन बताता है, कुछ देर के बाद अब उसके पास यही साफ शूटर जो रंजन कुमार उर्फ गोलू पटेल अपने साथ एक और लड़के को लेके पहुंचता है अपाची बाइक से। और जो अमोद यादव उर्फ प्रमोद अपनी बाइक से धीरे ही धीरे चल रहा था, शाम का समय था। अब ये लोग भी पहुंचते हैं और उसके बराबर में अपनी बाइक चलाने लगते हैं, कुछ बात करने की कोशिश करने। अब इस पर प्रमोद अपनी बाइक रोकते हैं और उनसे बात करने लगता है। बाकी वो लोग बात करने की वजह से तो रुके नहीं थे, ताबड़तोड़ अब इस प्रमोद यादव पे फायरिंग करते हैं। लोग वहां आ पाते, कुछ कर पाते, उससे पहले ये लोग गोली मारते हैं और लगभग 4 गोलियां लगती हैं और ये लोग फरार हो जाते हैं। और जो प्रमोद यादव है जमीन पे गिरता है और तुरंत थोड़ी देर में ही दम तोड़ देता है। इस बात की सूचना गांव वालों को मिलती, घर वालों को मिलती, पत्नी को मिलती। हर कोई जिस हाल में था उसी हाल में वहां पहुंचता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और पत्नी चीख चीख के कहने लगती है कि जब तक गुनहगार नहीं पकड़े जाएंगे डेड बॉडी को मैं उठने नहीं दूंगी। जब ये सारी बातें विकास बताता है तो पुलिस अब सीधे प्रमोद के घर पहुंचती है और जो सुरभिता और सोनी होती है उससे कहती है कि विकास पकड़ा जा चुका है और अपने गुनाह को कबूल लिया, अब ज्यादा देर ना करो, तुम भी अपने गुनाह को कबूल ही लो। पुलिस सोनी को भी अपने उसी ससुराल से उठाती और उठाने के बाद जेल के सलाखों के पीछे डाल देती। अब इसी विकास के तहरीर पे सोनी पकड़ी जाती है और 2 साफ शूटर पकड़े जाते हैं और साथ ही जो गौतम जो इन सारी चीजों को अरेंज करता है, साफ शूटरों का अरेंजमेंट करता है, उसको भी पकड़ा जाता है, सारे जेल के सलाखों के पीछे। जो गुनाह किया वो तो पकड़ा गया, मरने वाला मर गया। बाकी अगर जो इन सब चीजों में कोई पीसा तो 3 साल की बच्ची जिसका कोई गुनाह नहीं, कोई दोष नहीं, बाप का साया उसके सर से उठ गया और माँ जेल चली गई। अब उसकी परवरिश, उसकी देखरेख कौन करेगा? ये तमाम सवाल। और इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या सलाह, आप लोगों की क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, बाल बच्चों का ख्याल रखें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।